नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा which can be shared by multiple users simultaneously। यानी हम डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर देते हैं और मल्टीपल यूजर वहीं से उसे एक्सेस करते हैं। यानी हर यूजर को अपने पास सेपरेट कॉपी डेटा की स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी यूजर को डेटा एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्टली डेटा को डेटाबेस से एक्सेस कर सकता है। इन रिलेशनल डेटाबेस, data is stored in the form of table. Table is also known as relation. Columns present in table are known as attributes, and rows present in table are known as tuple. Number of columns present in a table is known as degree of the table. Number of rows present in a table is known as cardinality of the table. फॉर एग्जाम्पल, एक गिवन टेबल है स्टूडेंट। इसके अंदर 4 कॉलम है, रोल नंबर, नेम, एज, क्लास, और इसके अंदर 5 रोज हैं। तो इस टेबल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 4, और कार्डिनलिटी क्या होगी? 5। टेबल में डेटा यानी रिकॉर्ड स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ रोज। हमारे टेबल में जितनी रोज प्रेजेंट होंगी दैट मीन्स उतने रिकॉर्ड टेबल के अंदर स्टोर हैं। अब टेबल के अंदर तो बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं। अगर मुझे टेबल में से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है तो उसमें हमें हेल्प करती हैं कीज। कीज आर द कॉलम विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। नंबर 1, प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द की which can identify a record uniquely. For example, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट और उसमें 1500 स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर है और मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है, तो हमें उसमें अगर हम नाम से सर्च करें तो एक नाम से मल्टीपल स्टूडेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ से सर्च करें तो सेम डेट ऑफ बर्थ के मल्टीपल स्टूडेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर हम रोल नंबर से सर्च करें तो हम जानते हैं हर क्लास में सेम रोल नंबर प्रेजेंट होते हैं। यानी रोल नंबर 1 आपका 12th ए में भी है, रोल नंबर 1 आपका 12th बी में भी है, रोल नंबर 1 आपका 12th सी में भी है। यानी कि हम रोल नंबर के बिहाफ पर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करें? हम जानते हैं कि हर स्टूडेंट को एक यूनिक एडमिशन नंबर गिवन होता है। सेम नंबर से 2 स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। दैट मीन वी कैन यूज एडमिशन नंबर इज प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ की इन विच वी कैन नॉट रिपीट वैल्यू। यानी जो वैल्यू एक स्टूडेंट को दे दी गई है वो सेम वैल्यू किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं दी जा सकती है। प्राइमरी की में वैल्यू हम रिपीट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारी टेबल में एक कॉलम से ज्यादा कॉलम ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर है, साथ ही साथ हमने उसमें स्टूडेंट का आधार नंबर स्टोर भी किया है। अब हम ये बात जानते हैं कि सेम आधार नंबर आप 2 पर्सन को अलॉट नहीं कर सकते। यानी एडमिशन नंबर भी यूनिक है और आपका आधार नंबर भी यूनिक है। यानी एक से ज्यादा कॉलम ऐसे हैं जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट, बिकॉज बोथ आर एलिजिबल टू बिकम द प्राइमरी की। कैंडिडेट कीज मीन्स इफ देर आर more than one key which can identify a record uniquely, then both the keys are known as candidate.
Number 3, alternate key. Alternate key is the candidate key which is not selected as primary key. कहने का मतलब है कि जो हमारी कैंडिडेट कीज हैं उनमें से एक तो सिलेक्ट हो गई एज प्राइमरी की, और जो की एज प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं हुई उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट की. बिकॉज ऑल्टरनेटिवली वी कैन यूज इट एज अ प्राइमरी की टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली. फॉर एग्जाम्पल, मेरे टेबल में एडमिशन नंबर और आधार नेम दोनों ही रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकते हैं, बट इनमें से मैंने एडमिशन नंबर को एज चूज कर लिया एज प्राइमरी की. तो जो आधार नंबर है वो क्या कहलाएगा? आपका ऑल्टरनेट की कहलाएगा. नंबर 4, फॉरेन की. फॉरेन की बेसिकली यूज होता है टू रिलेट टू टेबल्स. It is the non-key attribute which derive information from the primary key of another table. कहने का मतलब है कि ये दो टेबल्स को आपस में रिलेट करता है. एक टेबल में इसके अंदर वैल्यू रिपीट हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू इसमें यूज हो रही है वो ड्राइव कहाँ से हो रही है? किसी दूसरी टेबल से जहां पर ये एज अ प्राइमरी की यूज हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है. स्टूडेंट टेबल में हमने स्टोर किया है एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, एज एंड टीचर आईडी. टीचर टेबल में हमने स्टोर किया है टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर सब्जेक्ट. अब हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल में टीआईडी की वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन टीचर टेबल में टीआईडी की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. ये टीआईडी जो है वो दोनों टेबल को आपस में रिलेट कर रहा है. स्टूडेंट टेबल में टीचर की वैल्यू रिपीट हो सकती है बिकॉज देयर आर मोर देन वन स्टूडेंट हु आर टॉट बाय द सेम टीचर. वेरेज एक सेम टीआईडी से मल्टीपल टीचर प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसलिए टीचर टेबल में क्या है? ये एज अ प्राइमरी की, और स्टूडेंट टेबल में ये नॉन की है टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर टेबल. अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा. रिलेशनल अलजेब्रा में हम दो टेबल लेते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट की फॉर्म में एक टेबल ही हमें मिलती है. सबसे पहले हम जो ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, हम 3 ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं: यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्ट ऑपरेशन एंड डिफरेंस ऑपरेशन. बट इन तीनों ऑपरेशन की एक कंडीशन है कि जिन 2 टेबल्स पर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं उन टेबल्स का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर से मतलब है दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, कॉलम्स का नेम सेम होना चाहिए, कॉलम्स का टाइप सेम होना चाहिए. अगर दो टेबल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है तो हम यूनियन, इंटरसेक्ट और डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनियन ऑपरेशन. यूनियन ऑपरेशन में याद रखिएगा, जब हम दो टेबल पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या करता है? रिजल्ट टेबल में दोनों टेबल की रोज को मर्ज कर देता है. बट अगर ऐसा हो कि सेम रो दोनों टेबल में प्रेजेंट है तो उसकी एंट्री सिर्फ एक बार होती है, डुप्लीकेट एंट्री उसकी प्रेजेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनियन ऑपरेशन. यूनियन ऑपरेशन में जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि कंडीशन अप्लाइड है कि दोनों टेबल में नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, टेबल्स में कॉलम के नेम सेम होने चाहिए और कॉलम्स के डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए. हमारे पास एक टेबल है ए और एक टेबल है बी. दोनों ही टेबल में कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम एंड क्लास, यानी नंबर ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ कॉलम, नेम ऑफ कॉलम सेम है. हम दोनों टेबल पर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करने का तरीका जैसे मैंने पहले ही बताया कि दोनों टेबल की रो मर्ज होकर रिजल्ट टेबल में स्टोर हो जाती है. लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि अगर कोई रो रिपीट हो रही है सेकंड टेबल में तो उसकी एंट्री नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टेबल है, उसके अंदर डेटा स्टोर है रोल नंबर 1 A, 12th A, 2
B 12th B, 3C 12th A, 4D 12th B। अब टेबल बी में डेटा स्टोर है 3C 12th A, 5E 12th B, 6M 12th A, 1A 12th A। अब इन दोनों पर हम जब यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मैंने कहा A यूनियन B, तो हम बिगिन करते हैं टेबल ए से। पहले टेबल ए की सारी रोज को हमने रिजल्ट टेबल में ले लिया, 1A को, 2B को, 3C को एंड 4D को। अब जब हम B से रोज को लेना स्टार्ट करेंगे तो वी मेक श्योर कि वो रो पहले से रिजल्ट टेबल में प्रेजेंट ना हो। सबसे पहले आया 3C, 3C तो हमारे टेबल में पहले से है, यानी इसकी एंट्री दोबारा नहीं होगी। 5E, ये रो हमारे पास पहले से प्रेजेंट नहीं है तो ये रिजल्ट टेबल में स्टोर होगी। 6M, ये भी पहले से प्रेजेंट नहीं है तो ये भी स्टोर होगी। 1A, ये ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट टेबल में प्रेजेंट है तो ये रो हमारी रिजल्ट टेबल में स्टोर नहीं होगी। यानी बेसिकली यूनियन में क्या हुआ, दोनों टेबल्स की रो मर्ज हो गई रिजल्ट टेबल में, लेकिन अगर कोई वैल्यू सेकंड टेबल में रिपीट हो रही थी तो उसकी एंट्री दोबारा नहीं हुई। इंटरसेक्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्ट ऑपरेशन जब हम दो टेबल पे परफॉर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों टेबल में कॉमन क्या है। जब हम इंटरसेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों टेबल की जो कॉमन रोज होंगी वो हमें रिजल्ट में मिलेगी। हम देख सकते हैं दोनों टेबल में 1A एंड 3C प्रेजेंट है तो रिजल्ट में हमें यही दो रो मिलेंगी, बाकी रोज नहीं मिलेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब है कॉमन वैल्यू। डिफरेंस ऑपरेशन, जब हम डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दैट मीन्स रिजल्ट में हमें सिर्फ वही रोज मिलेंगी जो एक टेबल में प्रेजेंट है बट सेकंड टेबल में प्रेजेंट नहीं है। लाइक अगर मैं A माइनस B कहती हूं दैट मीन्स द रो विच प्रेजेंट इन A बट डज नॉट प्रेजेंट इन B। आप देख सकते हैं कि आपको दो टेबल गिवन है A एंड B। हम A से बिगिन करेंगे क्योंकि हमने A माइनस B कहा है। सबसे पहला रिकॉर्ड देखा 1A, ये तो दोनों टेबल में प्रेजेंट है, इसे छोड़ देंगे। 2B, ये आपका दोनों टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो हम 2B को लेंगे। 3C, A और B दोनों में है, छोड़ दो। 4D आपका A में है बट B में नहीं है तो ये भी हमें रिजल्ट टेबल में मिलेगा। यानी A माइनस B कहने पर हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 2B एंड 4D। लेकिन अगर मैं कहूं B माइनस A तो हमारा प्राइमरी फोकस किस पे शिफ्ट होगा, B पे। अब हम देखेंगे कि जो रो B में है बट A में नहीं है। बिगिन किया 3C, 3C तो A में भी प्रेजेंट है, छोड़ दो। 5E A में नहीं है, इसे हम रिजल्ट में लेंगे। 6M, ये भी A टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसे भी हम रिजल्ट में लेंगे। 1A A टेबल में प्रेजेंट है तो हम इसे छोड़ देंगे। यानी जब हम B माइनस A कहेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5E 6M, और जब हमने A माइनस B कहा तो हमें रिजल्ट में मिला था 2B एंड 4D। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम हो। वी कैन अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज क्रॉस सिंबल। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ रूल हैं। सबसे पहला, जो आपकी रिजल्ट टेबल होगी उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सम ऑफ डिग्री ऑफ टू टेबल। यानी कि सपोज करो टेबल A में 3 कॉलम है, टेबल B में 2 कॉलम है। जब मैं A क्रॉस B करूंगी यानी A कार्टेशियन B करूंगी तो A की डिग्री कितनी है 3, B की डिग्री कितनी है 2, 3 + 2 5। यानी रिजल्ट कॉलम में रिजल्ट टेबल में 5 कॉलम प्रेजेंट होंगे और जो रोज होंगे रिजल्ट टेबल में दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ द बोथ टेबल। यानी जो हमारे रिजल्ट टेबल में नंबर ऑफ रोज होंगी वो दोनों टेबल की रोज का मल्टीप्लीकेशन होगी। अगर मेरी एक टेबल में 3 रो है और दूसरी टेबल में 2 रो प्रेजेंट है तो हमारे पास रिजल्ट टेबल में 3 × 2 6 रोज प्रेजेंट होंगी। यानी रिजल्ट टेबल की डिग्री कितनी होगी, सम ऑफ द डिग्री ऑफ बोथ टेबल।
और रिजल्ट टेबल की कार्डिनलिटी क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ द बोथ टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 रोज प्रेजेंट है, 101, 102, 104 स्टूडेंट आईडी के साथ, और एक टेबल है टीचर। इसके अंदर 2 कॉलम प्रेजेंट है, टीचर आईडी, टीचर का सब्जेक्ट। इसमें आपके पास 2 रोज प्रेजेंट है विद वैल्यू T01 एंड T02। जब हम इन दोनों पर कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में 2 कॉलम है, टीचर टेबल में 2 कॉलम है। दोनों की डिग्री कितनी है? 2 2। तो रिजल्ट टेबल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। 2 + 2 4। अब आते हैं, हमने नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड कर लिए। रिजल्ट टेबल में कॉलम की हेडिंग दे दी हमने, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, टीचर आईडी, टीचर नेम। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले हमने स्टूडेंट टेबल की फर्स्ट रो ली, 101 अंकुर मेहता। ये रो, दोनों जो रो प्रेजेंट है टीचर, उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे? यानी हमारे रिजल्ट टेबल में एक रो आएगी 101 अंकुर मेहता, T01 कंप्यूटर। सेकेंड रो अगेन 101 अंकुर मेहता, T02 मैथ्स। यानी अंकुर मेहता की एंट्री टीचर टेबल की दोनों रो के साथ प्रेजेंट होगी। सेम ऐसा ही 102 दीपिका गुप्ता के साथ होगा, 102 दीपिका गुप्ता, T01 कंप्यूटर्स, 102 दीपिका गुप्ता, T02 मैथ्स। सेम यही चीज अर्णव बंसल के साथ भी होगी, 104 अर्णव बंसल, T01 कंप्यूटर, 104 अर्णव बंसल, T02 मैथ्स। यानी स्टूडेंट टेबल में जितनी भी रोज थी उन्होंने टीचर टेबल की सारी रोज के साथ प्रोडक्ट हुआ। अल्टीमेटली रिजल्ट टेबल में आपके पास कितनी रोज आई? 6 रोज। उम्मीद करती हूँ आपको डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक अलजेब्रा के बेसिक। अब बात करते हैं सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑपरेशन के टेबल पे। बेटा, जब हम एक टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या फिर प्रोजेक्शन। सिलेक्शन ऑपरेशन में हम टेबल की रोज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी अगर आपको बेस टेबल के बिहाफ पर आपने कोई कैलकुलेशन की है और आपको रिजल्ट मिला है और रिजल्ट में टेबल के सारे कॉलम प्रेजेंट है बट सारी रोज प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इफ ऑल द रोज आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिजल्ट बट ऑल द कॉलम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रिजल्ट टेबल, देन इट इज नोन एज सिलेक्शन ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट, इससे हमें डेटा को एक्सेस करना है और उसके बिहाफ पे हमें रिजल्ट मिला। आप देख सकते हैं स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर, नेम, एज, क्लास कॉलम है। रिजल्ट टेबल में भी आपके पास एडमिशन नंबर, नेम, एज एंड क्लास कॉलम है। दैट मीन्स ऑल द कॉलम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिजल्ट टेबल। बट in student table we are having 3 rows, but in result table we are having only 2 rows. यानी रिजल्ट टेबल में हमने रोज को रिस्ट्रिक्ट किया है। जब सारे कॉलम प्रेजेंट हो बट रो रिस्ट्रिक्ट हो तो इसे हम कहते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। जबकि अगर सारी रोज पार्टिसिपेट करे रिजल्ट टेबल में बट सारे कॉलम पार्टिसिपेट ना करे तो उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में 4 कॉलम थे लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 2 ही कॉलम है, एडमिशन नंबर एंड नेम। हमारी टेबल में 3 रोज थी, तीनों की तीनों रो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम किसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? कॉलम को। जब हम रिजल्ट में कॉलम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन। और कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट में ना सारे रोज होते हैं ना ही सारे कॉलम्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं बोथ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट 3 देखिए, कॉलम 2 है, टेबल में 4 थे, कॉलम 2 यानी कॉलम रिस्ट्रिक्ट हुए। साथ ही साथ यहाँ पर वी हैव 3 रोज बट इन रिजल्ट वी हैव ओनली 2 रोज, यानी दोनों चीज एक साथ रिस्ट्रिक्ट हुई है, तो इसे हम कहेंगे बोथ सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। अब आगे हम सीखेंगे डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे उन्हें प्रोसेस करते हैं। एनी स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर और एक्सेस और मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन टेबल इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ DML स्टेटमेंट, दैट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपकी टेबल मेमोरी में क्रिएटेड है। सपोज कीजिए एक टेबल क्रिएटेड है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे कॉलम है एडमिशन नंबर, नेम, रोल नंबर एंड क्लास। अब टेबल तो क्रिएट हो गई, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड स्टोर नहीं है,
if we need to store record or add records in the table, for that we use insert statement. सपोज कीजिए मुझे इस टेबल में एक रिकॉर्ड स्टोर करना है। टेबल में रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम स्टेटमेंट यूज करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखने का सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू। इनटू के साथ हम टेबल का नाम देते हैं जिस टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद वैल्यूज और विद इन ब्रैकेट आपके टेबल में जितने भी कॉलम हैं सारे कॉलम्स के लिए हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। याद रखिएगा कॉलम्स की वैल्यूज को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। और वैल्यू देते वक्त ये बात मेंशन जरूर करें कि अगर मेरा कॉलम न्यूमेरिक टाइप है तो उसे कोड में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मेरा कॉलम कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप का है तो उसकी वैल्यू सिंगल कोड में ही आती है। यहाँ पर हम चाहे सिंगल कैरेक्टर हो या मल्टी कैरेक्टर सभी के लिए सिंगल कोड को प्रेफर करते हैं, डबल कोड इसके अंदर यूज नहीं होता। अगर आप डबल कोड देंगे तो एरर आएगा। मुझे स्टूडेंट टेबल में स्टोर कराना है तो स्टेटमेंट बनी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज ब्रैकेट में सबसे पहले एडमिशन नंबर न्यूमेरिक है इसलिए मैंने 1100 विदाउट कोड लिखा, कॉमा नेम हमारा कैरेक्टर टाइप का है। आपको मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो भी कॉलम कैरेक्टर टाइप के या स्ट्रिंग टाइप के होते हैं उनकी वैल्यू सिंगल कोड में आती है, इसीलिए हमने राम को किसमें दिया सिंगल कोड में, कॉमा रोल नंबर की वैल्यू हम क्या दे रहे हैं 1, रोल नंबर हमारा न्यूमेरिक टाइप का था, कॉमा 12th एक क्लास है और क्लास की वैल्यू हमने किस टाइप की थी कैरेक्टर टाइप की, और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हम किस में देते हैं सिंगल कोड में। सीक्वेंस वाइज 1100 इज फॉर द एडमिशन नंबर, राम फॉर द नेम, 1 फॉर द रोल नंबर एंड 12th A फॉर द क्लास। चारों कॉलम के लिए वैल्यू हमने स्पेसिफाई की। जब हम सेमीकोलन लगा के एंटर की प्रेस करेंगे देन यू विल गेट मैसेज 1 रो क्रिएटेड। आपको जितनी रोज टेबल में क्रिएट करनी हो उतनी बार आपको यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बट याद रखिएगा एडमिशन नंबर को हमने एज अ प्राइमरी की लिया था। अगर मैं दोबारा इंसर्ट करते वक्त एडमिशन नंबर की वैल्यू 1100 अप्लाई करूंगी तो एरर आएगा, क्योंकि एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की है, प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। और अगर मैं नेम के लिए वैल्यू अप्लाई ना करूं, वैल्यू सेंड ना करूं तो एरर आएगा, क्योंकि नेम को हमने क्या दिया था नॉट नल। ऐसे कॉलम जिनके कांस्टेंट में हमने नॉट नल अप्लाई किया होता है उनके लिए वैल्यू अप्लाई करना मस्ट होता है, हम स्किप नहीं कर सकते हैं। हमें जितनी बार टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उतनी बार इंसर्ट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए मैं एक बार फिर से इंसर्ट स्टेटमेंट दे रही हूं, मैंने वैल्यूज दी 1100 अजय 5 12th दी, दिस टाइम एरर विल कम। वाई सो? एडमिशन नंबर क्या दिया 1100, मैंने जो प्रीवियस रो इंसर्ट की थी उसमें भी एडमिशन नंबर क्या था 1100, यानी वैल्यू रिपीट हो रही है और प्राइमरी की रिपीटेड वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि मुझे टेबल में जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं उतनी बार मुझे इंसर्ट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और इंसर्ट करते वक्त वैल्यू देते समय हमें ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो टेबल के कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करे। अगर आपकी टेबल में जो हमने कॉलम के साथ कॉन्स्टेंट दिए थे वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है तो एरर आ जाएगा। अब आप जब टेबल में रो स्टोर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मैसेज मिल रहा है टेबल क्रिएटेड, वी आर नॉट एबल टू सी द डेटा स्टोर्ड इन टेबल। अब हम ऐसे तो नहीं करें ना कि हम डेटा स्टोर करते जाएं बट उसे व्यू ना करें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी टेबल में क्या डेटा स्टोर है, फॉर दैट वी यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू व्यू द कंटेंट स्टोर्ड इन टेबल। सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, जिस भी टेबल से आपको डेटा सिलेक्ट करना है उसका नाम, लाइक मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट टेबल से सारे डिटेल को डिस्प्ले करना है। यहाँ पर जो स्टार है वो इंडिकेट करता है ऑल द कॉलम्स, यानी टेबल से सारे कॉलम्स की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगी। और
एब्सेंस ऑफ कंडीशन इंडिकेट करता है कि टेबल की सारी रोज डिस्प्ले होंगी। यानी अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे टेबल में स्टोर सारे कॉलम और सारी रोज की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो हमारी स्टेटमेंट होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सपोज कीजिए मेरी टेबल में ये डिटेल स्टोर थी, तो जब हम कहेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो हमें रिजल्ट में ये टेबल एज इट इज डिस्प्ले होगी। अगर मैं चाहूं तो टेबल के पर्टिकुलर पार्ट को भी डिस्प्ले कर सकती हूँ। सपोज कीजिए मुझे सिर्फ स्टूडेंट के एडमिशन नंबर और नेम देखने हैं, उनकी रोल नंबर और क्लास नहीं देखनी, तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? सिलेक्ट एडीएम नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैंने सिलेक्ट स्टार नहीं दिया, पर्टिकुलर कॉलम के नाम दिए हैं, यानी रिजल्ट में सिर्फ वही कॉलम डिस्प्ले होंगे जिनका नाम मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट में दिया है। यानी रिजल्ट में सिर्फ 2 ही कॉलम आएंगे, एडमिशन नंबर एंड नेम, और सारी रोज में से, यानी इन 2 कॉलम में जितनी भी रो प्रेजेंट है सारी रोज की डिटेल आपको डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमने सिर्फ किसको रिस्ट्रिक्ट किया है? कॉलम को। जब आप सिलेक्ट के साथ स्टार के बजाय किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम देते हैं तो आपको रिजल्ट में वही कॉलम डिस्प्ले होंगे जिनका नाम आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में मेंशन किया है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो डिस्प्ले नहीं होंगे। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं कॉलम के साथ साथ रोज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं, भाई स्टूडेंट टेबल में तो पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे स्टूडेंट्स की डिटेल स्टोर है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल देखना चाहती हूँ, और डिटेल भी क्या? सिर्फ नाम और एडमिशन। सपोज कीजिए मैं 12th A क्लास के स्टूडेंट्स के नाम और एडमिशन नंबर देखना चाहती हूँ, तो नाम और एडमिशन नंबर देखना है, यानी स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे? सिलेक्ट एडीएम नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन कौन से? अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के नाम और एडमिशन नंबर आए जिनकी क्लास क्या है? 12th है। यानी मुझे रोज को रिस्ट्रिक्ट करना है, और रो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वेयर क्लोज। वेयर क्लास के लिए हमने क्या कॉलम नेम दिया था? CL। वेयर CL इक्वल टू 12th A। अब मुझे रिजल्ट में सिर्फ वही रोज डिस्प्ले होंगी जिनकी क्लास की वैल्यू क्या है? 12th A। आप देख सकते हैं कि राम, अजय, सीमा और राम, इन सब की जो क्लास है वो क्या है? 12th है। तो मुझे रिजल्ट में सिर्फ यही 4 रो डिस्प्ले होंगी, और 4 रो में भी सिर्फ क्या होगा? एडमिशन नंबर और नेम, बाकी कॉलम डिस्प्ले नहीं होंगे। जब आप वेयर क्लोज यूज करते हैं तो टेबल में से रिजल्ट टेबल में सिर्फ वही रो पार्टिसिपेट करती है जिन रोज में वो कंडीशन सेटिस्फाई। सपोज कीजिए मैं 12th A क्लास के स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल देखना चाहती हूँ। मैंने कहा राइट अ स्टेटमेंट विच विल डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th A। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम नहीं दिया गया है कि मुझे नाम देखना है, एडीएम नंबर देखना है, क्लास देखना है या फिर रोल नंबर देखना है। यहाँ पे कहा है डिटेल। जब किसी पर्टिकुलर कॉलम का नेम मेंशन ना हो तो हम कहते हैं सिलेक्ट स्टार। किसमें से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम स्टूडेंट। कौन से? वेयर क्लास इक्वल टू 12th A। यानी अब वो पूरी की पूरी रो रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी जिनकी क्लास की वैल्यू में क्या है? 12th A। हमने देखा था हमारे टेबल में 4 रोज ऐसी हैं जिनकी क्लास की वैल्यू क्या है? 12th A। अब उन 4 रोज के सारे कॉलम आपको रिजल्ट में डिस्प्ले होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिलेक्ट में क्या कहा है? स्टार। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स। क्लियर है? अब देखते हैं कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, अगर मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्पेसिफाइड कॉलम दिया नेम फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन वेयर क्लोज नहीं आया, यानी रिजल्ट में कॉलम आएगा एक, लेकिन उस कॉलम की सारी रो रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी क्योंकि किसी भी रो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंडीशन नहीं दी गई। अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यूज की दोबारा एंट्री नहीं देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्लॉज यूज होता है डिस्टिंक्ट। अभी हमने स्टेटमेंट दी थी सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अगर एक अमित नाम से क्लास में 4 बच्चे प्रेजेंट हैं
तो चारों की डिटेल आ रही थी, चारों के नाम डिस्प्ले हो रहे थे 4 बार। लेकिन मैं चाहती हूँ कि डुप्लीकेट एंट्री डिस्प्ले ना हो, कि यानी अगर अमित एक बार आ चुका है तो उसकी दोबारा एंट्री आ रही है तो वो डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। अगर मैं कहती हूं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, आपके टेबल में जितने यूनिक नेम होंगे रिजल्ट में सिर्फ वही नाम डिस्प्ले करेंगे। अगर कोई नाम रिपीट हो रहा है तो उसकी रिपीटेड एंट्री डिस्प्ले नहीं होगी, यानी हर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगी और उसकी रिपीटेड एंट्रीज कैंसिल हो जाएंगी। आप गौर से देखिए आपके टेबल में जो डिटेल स्टोर है, जरा नेम कॉलम पे फोकस कीजिए। आपके टेबल में 6 रोज है और नेम की वैल्यू पे फोकस करेंगे, राम, अजय, सीमा, हिना, रिया, राम, यानी सारे नाम एक एक बार है, सिर्फ राम 2 बार रिपीट हो रहा है। तो रिजल्ट में सिर्फ आपको 5 वैल्यूज मिलेंगी, राम, अजय, सीमा, हिना, रिया, और राम की जो रिपीटेड एंट्री है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है, जिस भी कॉलम के साथ आप डिस्टिंक्ट देते हैं उस कॉलम में हर वैल्यू एक बार प्रिंट हो चुकी है और उसकी दोबारा अगर कोई एंट्री आती है तो वो सेकंड एंट्री कैंसिल हो जाती है, रिजल्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। जैसे टेबल में 2 बार राम था लेकिन रिजल्ट में राम सिर्फ एक बार आया, उसकी डुप्लीकेट एंट्री कैंसिल हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेबल में जब हम रिकॉर्ड स्टोर करें तो किसी प्रॉपर ऑर्डर में स्टोर करें। जिस सीक्वेंस में हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं उसी सीक्वेंस में आपके टेबल के अंदर डेटा स्टोर होता चला जाता है। मैंने पहले रोल नंबर 10 की डिटेल स्टोर की, फिर 5 की स्टोर की, फिर 8 की स्टोर की, फिर 9 की, फिर 6 की, फिर 4 की, फिर 2 की। यानी जरूरी नहीं कि वो एक सीक्वेंस में स्टोर हो। हम टेबल में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैं रिजल्ट डिस्प्ले करा रही हूँ उस रिजल्ट में आपके टेबल का डेटा किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होके डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लोज। सपोज कीजिए मैं कहती हूँ कि राइट अ स्टेटमेंट विच विल डिस्प्ले एडमिशन नंबर एंड नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर। यानी मुझे सिर्फ क्या डिस्प्ले करना है, एडमिशन नंबर और नेम, लेकिन उन्हें प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले करना है। किसके अकॉर्डिंगली, एडीएम नंबर के अकॉर्डिंगली। यानी जिसका एडमिशन नंबर सबसे छोटा हो पहले उसकी डिटेल, फिर उससे बड़े वाले एडमिशन नंबर की, फिर उससे बड़े और फिर सबसे बड़े, सो ऑन। यानी मैं टेबल के रिजल्ट को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो जब भी सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एडीएम नंबर कॉमा नेम फ्रॉम, किस में से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम स्टूडेंट। अब सारी रोज को पार्टिसिपेट करना है तो वेयर क्लोज तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन हमने कहा है सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना है तो कौन सा क्लोज आएगा, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय एडीएम नंबर एएससी। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो आता है एएससी, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो एएससी की बजाय क्या आता है, डीईएससी। याद रखिएगा कि अगर आप एएससी और डीईएससी में से कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपका रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हो ये आपकी टेबल है और जो रिजल्ट टेबल आ रही है उसमें पहले सबसे छोटा एडमिशन नंबर है और एंड में सबसे बड़ा एडमिशन नंबर है। सारे एडमिशन नंबर एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन अप्लाई करने में हमें रेंज देने की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज कीजिए मैं कहती हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स की डिटेल देखनी है जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर 1102 से 1104 के बीच में है, यानी जिनका एडमिशन नंबर 1102 से 1104 के बीच में है। अगर हम नॉर्मली कंडीशन दें तो हम देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडीएम नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एडीएम नंबर लेस देन इक्वल टू 4। अगर हम चाहें तो हमारे पास एसक्यूएल में इसके लिए सेपरेट क्लोज यूज होता है बिटवीन। जब भी रेंज देने की रिक्वायरमेंट होती है तो या तो हम कंडीशन इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम इसके बजाय यूज कर सकते हैं बिटवीन क्लोज। हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी
Select star from student where ADM number between bracket first value. What is the first value? 1102 and second value 1104 सेमीकोलन। इसमें स्टेटमेंट लिखना हमारे लिए आसान हो गया। कहा तो हम बार बार लिख रहे हैं एरिया नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड एरिया नंबर लेस देन इक्वल टू 4। यहां पर वो काम सिंपली बिटवीन लिखने से हो गया है, बिटवीन 1102 एंड 1104। याद रखिए बिटवीन क्लोज में आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी रिजल्ट में पार्टिसिपेट करती है, यानी जो एडमिशन नंबर्स आपके डिस्प्ले होंगे उसमें 1102 एंड 1104 भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज भी उसमें इंक्लूसिव होंगी। आप एक बार टेबल को कंसीडर। अब देखते हैं यूज ऑफ इनक्लूज। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सेम कॉलम का कंपैरिजन डिफरेंट वैल्यूज के साथ करना होता है, वो भी इक्वालिटी के लिए। अगर मैं कहती हूं कि अगर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर या तो 1105 हो या 1106 हो तो ही उसका एडमिशन नंबर और नेम डिस्प्ले हो, अदरवाइज ना हो। यानी स्टेटमेंट क्या बनी? राइट अ स्टेटमेंट विच विल डिस्प्ले द एडमिशन नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज एडीएम नंबर इज आइदर 1105 और 1106। यानी हम सेम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों से, या तो 1105 या 1106। तो हम इसके लिए सीधा सीधा क्या दे सकते हैं? सिलेक्ट एडीएम नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ADM number equal to 1105 और ADM number equal to 1106। और इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? हम यूज कर सकते हैं इन। सिलेक्ट ADM नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ADM नंबर इन विद इन ब्रैकेट 1105 कॉमा 1106। यहाँ पर तो ये दो ही वैल्यू थी। अगर यहाँ पर ये 10-12 इस तरह से वैल्यू होती तो हमें कंडीशन लगाने में तो और करके बार बार लिखना पड़ता है, और यहाँ पर हम सीधा कॉमा कॉमा लगा के दे देते। इसलिए जब भी हमें एक वेरिएबल एक कॉलम पर मल्टीपल कंडीशन लगानी हो, वो भी किसकी हेल्प से? यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, तब हमें क्या यूज करना चाहिए? इन यूज करना चाहिए। इनका मतलब है कि अगर एडमिशन नंबर की वैल्यू इनमें से कुछ है, यानी 1105 या 1106 में से है, तो वो रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आप देख सकते हैं ये आपकी टेबल है, आपका ये रिजल्ट है। रिजल्ट में से वही टेबल आई है जिनका एडमिशन नंबर या तो 1105 है या 1106 है। सपोज कीजिए मैं कहती हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यूज को हमें रिजल्ट में कंसिडर करना है। मैंने कहा राइट अ स्टेटमेंट विच विल डिस्प्ले द डिटेल ऑफ all the students admission number and name of all the student except whose admission is 1101 और 1102। यानी 1101 और 1102 को छोड़ के सभी स्टूडेंट्स की डिटेल मुझे डिस्प्ले करनी है। तो अब हम इनको यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? नॉट इन। स्टेटमेंट बन जाएगी सिलेक्ट एडीएम नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडीएम नंबर नॉट इन विद इन ब्रैकेट 1101 कॉमा 1102। यानी अगर एडमिशन नंबर इनमें से नहीं है तो वो रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखिए ये आपकी टेबल है। टेबल में से सिर्फ वही रो आपको रिजल्ट में डिस्प्ले हो रही है जिनका एडमिशन नंबर 1101 या 1102 नहीं है। इनको छोड़ के सारी वैल्यू आपके रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। तो नॉट इन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपने ब्रैकेट में दी है इनको स्किप करना है और बाकी वैल्यू को कंसिडर करना है। सिलेक्ट के साथ हम लाइक क्लोज भी यूज करते हैं, बट लाइक को यूज करने की रिक्वायरमेंट कब होती है? कई बार हमें स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पार्ट पे कंडीशन अप्लाई करनी होती है। अगर हमें पूरी स्ट्रिंग को कंडीशन में यूज करना है तब तो हम इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे स्ट्रिंग के पर्टिकुलर पार्ट पे कंडीशन अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लाइक क्लोज। सपोज कीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले कराइए जिनका नाम आर से बिगिन होता है। यानी पहला लेटर क्या है? आर। पहला लेटर आर होना चाहिए, बाकी आगे चाहे कुछ भी
हो, यानी अब मुझे स्ट्रिंग का सिर्फ एक लेटर कंपैरिजन में यूज करना है, तो मैं इक्वल टू ऑपरेटर तो यूज कर नहीं सकती। अब हम क्या यूज करेंगे, लाइक। कैसे यूज करेंगे, देखिए स्टेटमेंट। मैंने कहा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, सिंगल कोड में आर परसेंटेज। आर का मतलब क्या हुआ कि पहला लेटर क्या हो, आर, और उसके बाद जो हमने परसेंटेज दिया दैट इंडिकेट्स आर के बाद कुछ भी और कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अब हम अपने टेबल में देखते हैं तो हमारी टेबल में 3 रोज ऐसी हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, जिनमें नाम की वैल्यू आर से बिगिन हो रही है, राम, रिया, राम। तो रिजल्ट में हमें सिर्फ यही 3 रोज मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी। अगर मैं कहूं सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज यानी पहले कुछ भी हो सकता है, लास्ट कैरेक्टर क्या होगा, ए होगा। यानी आपके टेबल में से सिर्फ वही रोज डिस्प्ले होंगी जिनके नाम के जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या होगा, ए होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। कई बार हमें एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल डिस्प्ले करानी है जो कि क्लास 12 से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्लास 12 के तो डिफरेंट सेक्शन है, ए बी सी डी वटेवर, कुछ सेक्शंस है, यानी 12th तो कंफर्म है, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा। यानी परसेंटेज तो मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर हमने परसेंटेज दिया तो वो तो मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता है। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए आपका यूज होता है अंडरस्कोर। हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीएल लाइक, सिंगल कोड में 12th अंडरस्कोर। अभी देखा गया कि कहाँ 12th के बाद एक सिंगल कैरेक्टर है। क्लास में जहां 12th के बाद एक सिंगल कैरेक्टर है वो आपका रिजल्ट में पार्टिसिपेट करेगा, कोई और रिजल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि हम मल्टीपल कैरेक्टर को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन, और सिंगल कैरेक्टर पे किस तरह से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन की। सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, लाइक सम फंक्शन, एवीजी फंक्शन, काउंट फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन। सम फंक्शन एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का सम करता है, मैक्स फंक्शन एक पर्टिकुलर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले करता है, मिन फंक्शन आपकी टेबल की पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा, एवरेज पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करेगा, और काउंट आपको पर्टिकुलर रोज को काउंट करके बताएगा कि जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उतनी कितनी रोज में सेटिस्फाई हो रही है। यूज देखते हैं, लाइक अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरी टेबल में कितने रिकॉर्ड स्टोर हैं, आई वॉन्ट टू नो द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल के सारे स्टूडेंट की टेबल में डिटेल टेबल में स्टोर है, यानी जितनी रोज मेरी टेबल में प्रेजेंट है उतने ही स्टूडेंट मेरे पास है, मुझे अपनी रोज को काउंट कराना है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, आपकी टेबल की पूरी रोज को काउंट करेगा। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में 6 रोज है, तो रिजल्ट में क्या डिस्प्ले होगा, 6। आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने काउंट के साथ विद इन ब्रैकेट स्टार दिया है। आप याद रखिएगा काउंट एक फंक्शन है, आप इसे एम्प्टी नहीं रख सकते हैं, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉलम के बिहाफ पर काउंट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या मेंशन करेंगे, काउंट स्टार। अगर मैं कहूं सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी क्या रिटर्न कराएगा, 6। यानी मैं काउंट के साथ किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम भी दे सकती हूँ, और उसकी अगर किसी कॉलम का नाम नहीं देना चाहती तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टार यूज कर सकते हैं। लाइक ये तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को काउंट कर देगा, लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तब मेरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, सिलेक्ट काउंट स्टार
फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12th है। यानी अब आपको स्पेसिफिकली वही रोज काउंट करके डिस्प्ले करेगा जिनमें क्लास की वैल्यू क्या है, 12th है। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में क्लास की 12th ए के अंदर कितनी रोज प्रेजेंट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो रिजल्ट में आपको क्या डिस्प्ले होगा, 4 डिस्प्ले होगा। इसी तरह से सम फंक्शन एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का सम करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मेरी स्टूडेंट टेबल में मार्क्स कॉलम की जो वैल्यू है मैं उसको सम करना चाहती हूँ। तो स्टेटमेंट बनेगी सिलेक्ट सम विद इन ब्रैकेट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट टेबल में मार्क्स कॉलम में जितनी भी रोज हैं उन रोज की सारी वैल्यूज का सम करके आपको रिजल्ट में डिस्प्ले कर देगा। आप गौर से देखिए जो स्टूडेंट टेबल है उसमें मार्क्स कॉलम है उनकी वैल्यूज का सम कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा 742। हमें स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले होगा सम मार्क्स 742। इसी तरह से हम मार्क्स का एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, सिलेक्ट एवीजी विद इन ब्रैकेट, किस कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हो, मार्क्स का, सिलेक्ट एवीजी विद इन ब्रैकेट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा 82.44। आप देख सकते हैं जो ये टेबल है स्टूडेंट, इसमें आपकी जितनी रोज है उसको जो हमारा टोटल मार्क्स का सम आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन, अगर मैं ये जानना चाहूं कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा 98। इसी तरह से अगर मैं पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू देखना चाहूं तो स्टेटमेंट बनेगी सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। आप देख सकते हैं आपके टेबल में सबसे मिनिमम मार्क्स क्या है, 75 है। आप याद रखिए जब हम ये फंक्शंस यूज करते हैं कौन कौन से, सम, मैक्स, मिन, एवीजी, काउंट, ये एग्रीगेट फंक्शन है। ये पूरे रिजल्ट के बिहाफ पर एक सिंगल रिजल्ट आपको देते हैं। बट कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज पे चाहिए होते हैं। लाइक अगर मैं कह रही हूँ सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये तो बच्चे आपको पूरी टेबल के हाईएस्ट मार्क्स बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं क्लास वाइज मैक्सिमम मार्क्स देखना चाहूँ, 12th ए का अलग, 12th बी का अलग, 12th सी का अलग, तो अब आप कहेंगे स्टेटमेंट लिखो सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 12th ए वेयर क्लास इक्वल टू 12th बी। लेकिन ऐसे तो मेरे पास अगर 50 क्लास है तो मुझे 50 बार स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं एक स्टेटमेंट लिखूं और उसी के बिहाफ पर आपके क्लास का मैक्सिमम मार्क्स क्लास वाइज, 12th ए का मैक्सिमम मार्क्स, 12th बी का मैक्सिमम मार्क्स इस तरह से डिस्प्ले हो जाए। जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करके, जब मैं क्लास वाइज कह रही हूँ तो बेसिकली मेरे टेबल में जितनी भी रोज हैं मैं क्लास की यूनिक वैल्यू के बिहाफ पे ग्रुप बना रही हूँ। वो सारी रोज का एक ग्रुप जिनमें क्लास की वैल्यू 12th है, जिनमें क्लास की वैल्यू 12th भी है उनका अलग ग्रुप। यानी मैं टेबल को लॉजिकली ग्रुप में डिवाइड करके तब एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना चाहती हूँ। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय क्लास। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ सिलेक्ट CL मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय CL, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, आपकी टेबल में देखेगी। कई बार हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होता है कि एग्रीगेट फंक्शन को मैं पूरी टेबल पर अप्लाई ना करके एक पर्टिकुलर ग्रुप पे अप्लाई करना चाहती हूँ। लाइक मैं कह रही हूँ कि मुझे स्ट्रीम वाइज हाईएस्ट मार्क्स देखना है। अब स्ट्रीम वाइज हम देख सकते हैं हमारी टेबल में 3 स्ट्रीम प्रेजेंट है, साइंस, वोकेशनल, ह्यूमैनिटीज। यानी मैं साइंस के लिए अलग से मैक्सिमम मार्क्स देखना चाहती हूँ, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग से और वोकेशनल के लिए अलग से। और हम ये जानते हैं कि अगर मैंने सिर्फ लिखा सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट तो वो तो पूरी टेबल में से मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करेगी, इन ग्रुप्स के बिहाफ पर नहीं फाइंड आउट करेगी। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी ग्रुप के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है तो हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लोज। हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, सिलेक्ट स्ट्रीम
कॉमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम। अब हमने देखा ग्रुप बाय स्ट्रीम का, तो पहले आपकी टेबल 3 लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड करेंगी। स्ट्रीम अलग, साइंस अलग, वोकेशनल अलग और ह्यूमैनिटीज अलग, 3 स्ट्रीम है। फिर देखेगा कि साइंस में ये रोज है, ह्यूमैनिटीज में ये रोज है और वोकेशनल भी ये रोज है। साइंस वाली रोज का मैक्सिमम नंबर इतना है, ह्यूमैनिटीज वाली रोज में मैक्सिमम नंबर इतना है और आपके वोकेशनल वाली रोज में हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं, वो डिस्प्ले हो जाएंगे। यानी मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी और उस एक स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में ही तीनों ग्रुप के अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स आपके पास डिस्प्ले हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्ट्रीम क्यों कहा, मैंने सिर्फ सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर मैं ऐसे कहती तो आपको हाईएस्ट मार्क्स तो डिस्प्ले हो जाते, पर आपको ये नहीं पता चलते कि कौन से मार्क्स किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए जब हम ग्रुप बाय देते हैं तो साथ में हम उस कॉलम का नाम देना प्रेफर करते हैं सिलेक्ट में, जिसके बिहाफ पर हम टेबल को लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड करके एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये वैल्यू कौन से रिजल्ट से बिलोंग करती है। ये तो हमने सारे डिस्कस की सिलेक्ट स्टेटमेंट के डिफरेंट वर्जन। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें टेबल में स्टोर डेटा को चेंज करना होता है। टेबल में स्टोर डेटा को चेंज करने के लिए याद रखिए, टेबल को नहीं चेंज करना, टेबल के अंदर स्टोर डेटा है उसको चेंज करना है। फॉर दैट वी यूज स्टेटमेंट अपडेट। लाइक मैं कहती हूं मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को 10 से इंक्रीज कर देना है जिनकी स्ट्रीम है साइंस, तो मेरी स्टेटमेंट क्या बनेगी? चेंज करने के लिए स्टेटमेंट होती है अपडेट। अपडेट टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का? स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट। सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, वेयर स्ट्रीम इक्वल टू साइंस। अब इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में जिन रोज में स्ट्रीम की वैल्यू साइंस है सिर्फ उन्हीं के मार्क्स 10 से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैंने कहा होता अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 10 ओनली, कोई कंडीशन ना दी होती, तो मेरी टेबल की सारी रोज के मार्क्स 10 से इंक्रीज हो जाते। सिर्फ इसी तरह से अगर मुझे स्टूडेंट टेबल में से कोई रो रिमूव करनी है, कोई रिकॉर्ड हटाना है, टू रिमूव अ रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल वी यूज डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट का सिंटेक्स सिंपल है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर मैंने कहा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सिंपली कोई कंडीशन नहीं दी, तो मेरी टेबल में जितनी भी रोज स्टोर है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं कहूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्ट्रीम इक्वल टू वोकेशनल, तो टेबल से सिर्फ वही रोज डिलीट होंगी जिन रो में स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी? वोकेशनल होगी।